morning friends. Today we are going to start with a new chapter under business correspondence and reporting, that is article writing. In the earlier lectures we have seen different types of writing. First we have seen note making. Note making में what we have seen कि note making two types के होते हैं. One is a linear note making and one is a non-linear note making. Linear note making में क्या होता है? There is a systematic way of writing. There is a proper indentation, that is a proper space left on the left side of your paper, and then there is an heading, subheadings, there is a subpoint, subpoints, and so on. And in the end, you write down the keywords such as abbreviations, symbols, acronyms. So these are the different ways of linear note making. Then non-linear note making में there is no specific way of writing. Different types of non-linear note making में क्या देखा था अपन ने कि there is a mind map, then there is tables, flow charts and tree diagrams. So there is a different diagrammatic representation is called as a non-linear note making. तो ये note making के अंदर we have seen. उसके बाद बेसिक्स ऑफ राइटिंग में अपन ने क्या देखा था कि बेसिक्स ऑफ राइटिंग जो है वहां पे एक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वे ऑफ राइटिंग. वन इज एन एक्सपोजिटरी, वन इज आर्गुमेंटेटिव और यू कैन कॉल इट एज अ परसुएसिव, देन देयर इज अ डिस्क्रिप्टिव एंड लास्ट वन इज अ नरेटिव. इसमें अपन ने क्या देखा था कि एक्सपोजिटरी के अंदर इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग वेयर अ पर्सन डिस्क्राइब समथिंग. देन आर्गुमेंटेटिव में क्या देखा था कि वेयर द ऑथर और अ राइटर वांट टू पुट हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द रीडर विद अ प्रॉपर रीजनिंग. देन देयर इज अ डिस्क्रिप्टिव इज आल्सो अ काइंड ऑफ एक्सपोजिटरी वे ऑफ राइटिंग, मगर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के केस में देयर इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट सर्टेन इवेंट, अबाउट सर्टेन पर्सन or a place. और narrative में we have seen that it is a story writing where a person he writes a story in a narrative form. तो ये different types of basics of writing में अपन ने देखा था. तीसरा अपन ने देखा था precise writing. precise मैंने जैसा बताया आपको कि नाम ही signify कर रहा है कि precise यानी concise, जहां पे अ डिटेल पैसेज विल बी गिवन और आपको उस पैसेज को 1/3 करना है और आपके खुद के व्यूज ना डाल के आपके ओन वर्ड्स में यू कैन राइट डाउन, बट यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस एंड यू हैव टू पुट डाउन द आइडिया गिवन बाय द ऑथर इन योर ओन वर्ड्स बट इन अ प्रिसाइज मैनर. जहां पे जो भी आपको पैसेज दिया रहेगा उसको 1/3 फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कम से कम फॉर्म में आपको जो भी आइडिया रीडर बोलना चाहता है वो आपको डिस्क्राइब करना है प्रिसाइज राइटिंग में. टुडे वी आर गोइंग टू रिफर विद आर्टिकल राइटिंग. आर्टिकल आपने बहुत बार सुना होगा कि जस्ट न्यूज़पेपर में जनरली आता है कि ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, यू शुड रीड दैट. तो आर्टिकल और प्रिसाइज राइटिंग में डिफरेंस क्या है? प्रिसाइज राइटिंग के अंदर देयर इज नो इंडिपेंडेंस गिवन टू अ प्रिसाइज राइटर. उसे वही चीज दोहराना है जो ओरिजिनल पैसेज के अंदर दिया गया है, ओरिजिनल राइटर ने जो बोला गया है वही दोहराना है उसको अपने प्रिसाइज राइटिंग के अंदर. सिर्फ कम वर्ड्स यूज करके, जितने कम वर्ड यूज करके जो भी चीज दी गई है ओरिजिनल पैसेज में उसको 1/3 में उसको कन्वर्ट करके लिखना है. तो देयर इज नो सच इंडिपेंडेंस अलॉटेड टू अ प्रिसाइज राइटर. लेकिन आर्टिकल राइटिंग में क्या होता है कि देयर इज अ फुल इंडिपेंडेंस गिवन टू अ राइटर. कोई भी टॉपिक पे उसको लिखना है तो देयर इज नो देयर इज जरूरी नहीं है कि फॉर्मल वे में लिखेगा. देयर कैन बी एन इनफॉर्मल वे, ही कैन यूज द जार्गन ऑफ वर्ड्स. तो वहां वो अपने सिर्फ उसको ये ध्यान रख के एक आर्टिकल लिखना है कि उसके टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको वो अपना जो भी वो लिख रहा है वो किसको बताना चाहता है, हु विल बी द रीडर. तो उनको ध्यान रख के उसको एक आर्टिकल लिखना है. So in the examination also they will give you a certain topic, they will give you some ideas also if possible, and you have to club all those ideas and you have to put down on a paper by way of article writing.
So just we'll go through that and we will try to cover some of the articles, and in the end I am going to give you one of the topic with some of the hints, and you have to write down an article. So on your screen you can refer that. आर्टिकल राइटिंग में क्या बोला है देखिए. आर्टिकल राइटिंग, learner will be able to understand the importance of article writing in civic engagement, express their ideas with clarity, compose article using appropriate style, structure and voice. Now what is the introduction part they have given? An article is a piece of writing mainly intended to be published in a newspaper, magazine or a journal. यानी short article. लेंदी नॉवेल जैसा नहीं होता. आर्टिकल किसको बोलते हैं? एक शॉर्ट राइटिंग को यू कॉल इट एज एन आर्टिकल, सो दैट ऑडियंस उसको रीड करे और उस पर कंक्लूड करे कि राइटर बोलना क्या चाहता है. तो इट इज जनरली मेंट फॉर आइदर न्यूज़पेपर और जर्नल. जर्नल में यू कैन सी दैट कि आर्टिकल रिटन बाय सो एंड सो पर्सन, तो इट इज अ शॉर्ट आर्टिकल. और एनी टॉपिक सिलेक्टेड ऑन टैक्सेशन, एनी टॉपिक सिलेक्टेड ऑन इकोनॉमिक्स, तो उस पे वो टॉपिक सिलेक्ट करके डिपेंडिंग अपॉन कि उसके रीडर को ने राइटर विल डिसाइड एन आर्टिकल. देन जर्नल एंड हैज अ वाइड ऑडियंस. आर्टिकल राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ नॉन फिक्शन टेक्स्ट अबाउट टॉपिक दैट कैन वेरी फ्रॉम वेरी सीरियस टू ऑर्डिनरी. They can discuss areas such as current issues or topic of general interest such as health, politics, entertainment, environmental concern, etc. Since it is written for a wide audience, it is essential that the language used is interesting yet simple and include stories, anecdotes. Anecdotes, I told you, anecdotes का meaning क्या है? किस्से. किसी amusing stories about someone is called as an anecdotes. And facts to keep the reader engaged. The language used in an article can be formal or it can be informal depending on the target audience, but it must be less formal than a report writing. What can an article do? It can offer a suggestion, it can provide information, it can bring about comparison, it can describe a location, person, object, technology, it can simply amuse or bring a smile on the reader face. That means article may be full of humor. It can enable reader to think, hence it can influence, it can offer opinion, argument, counter argument. So article can cover any topic. जरूरी नहीं है कि एक specific topic को ही cover करेंगे. It can be related with politics, entertainment, Bollywood industry, current scenario, current politics. तो current effects of demonetization. तो it can cover anything. एनी टॉपिक सिलेक्ट करके डिपेंडिंग अपॉन रीडर कौन है उस हिसाब से आप टॉपिक डिसाइड करेंगे एंड यू विल पुट डाउन ऑन अ पेपर. नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, हाउ यू आर गोइंग टू पुट डाउन ऑन अ पेपर. एन आर्टिकल यूजुअली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इनफॉर्मल राइटिंग. व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन इनफॉर्मल राइटिंग? जनरली बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग. एनी आई मीन आप किसी तरीके से भी आपको फुल इंडिपेंडेंस दिया गया है कि आप आपके वर्ड्स यूज करके, आपके सीक्वेंस यूज करके आप आपका खुद राइटिंग डिसाइड कर सकते हो. लेकिन सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि उसको रीडर को आपको अटेंटिव अटैच करके रखना है. वो आपके जो भी आप लिख रहे हो उससे ही गेट इन्फ्लुएंस. There are no rules or techniques to abide by while writing articles, yet an organized structure is preferred. Though there is no specific way of writing an article, but still it has been said that there is a structured way. It is preferred. Obviously, in every way, अगर structured way नहीं है, proper way नहीं है, तो no one is going to read your article. Hence, a basic outline of the format needs to be studied. तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए और किस सीक्वेंस में जनरली होना चाहिए in order to keep the reader attached with your writing. Heading, title, आई कैचिंग, इलस्ट्रेटिंग द सेंट्रल थीम. जब आप न्यूज़पेपर में देखते हो तो एक टाइटल दिया हुआ रहता है और उसके नीचे एक आर्टिकल रहता है. तो वो बोल रहा है कि जब तक वो टाइटल अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, यानी कैची नहीं रहेगा, तो वो रीडर उस चीज को रीड नहीं करेगा. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आर्टिकल का जो टाइटल है, इट शुड बी वेरी कैची.
देखते ही सामने वाले को लगना चाहिए कि यार ये आर्टिकल रीड करने लायक है, तो दैट पर्टिकुलर टाइटल शुड बी कैची. बाय लाइन, राइटर्स नेम to be mentioned under the title towards the right hand side. Introduction, establish the context, draw the reader attention using anecdote, startling facts. Startling facts, startling का meaning क्या है? What do you mean by anecdotes? का meaning है generally I told you किससे, और startling fact का meaning क्या है कि challenging और चौंकाने वाला. It is surprising, you can call it, or you can call it as चौंकाने वाले फैक्ट, चौंकाने वाले फैक्ट्स. स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, रिटोरिकल क्वेश्चंस और कोटेशन. रिटोरिकल क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है? इट मीन्स अ क्वेश्चंस asked to create dramatic effect. रिटोरिकल क्वेश्चंस का जनरली मीनिंग क्या है कि ड्रामेटिक इफेक्ट आपके आर्टिकल को देने के लिए, कि एक्स ने ये बोला उसका फिर वाई ने आंसर दिया, यानी आपके सामने पिक्चराइज होना चाहिए कि कोई ड्रामा चल रहा है, तो उस तरीके से भी आप आर्टिकल लिख सकते हो. देन बॉडी कितना बड़ा होना चाहिए? 2-3 पैराग्राफ्स डिटेलिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, मेरिट्स, डीमेरिट्स, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, and lastly there should be a conclusion. तो लास्ट में you have to conclude what you have written. एक conclusion होना चाहिए. I hope everyone are reading a newspaper. तो यहाँ पे हर चीज का आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा. तो these are, तो सबसे पहले हेडिंग, उसके नीचे आपका नाम, उसके नीचे इंट्रोडक्शन, फिर 2 एक्सप्लेनेशन, 2-3 पैराग्राफ, एंड लास्टली there should be a conclusion. What are the important points to be remembered? The topic should be unique and of relevance. Generally, your topic should be, you should try to find out a unique topic. General topic अगर आप लेते हो तो जैसे कि COVID at the start it was a unique topic, but over the period it has become a general topic because हर एक जन COVID पे ही बोल रहा था. तो now if you write down a topic on a COVID, no one is going to read that because it has become a general topic. एंड थ्रू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको डॉक्टर से ज्यादा नॉलेज मिल गया है, तो नो वन इज गोइंग टू रीड दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो द टॉपिक शुड बी यूनिक. नो द टारगेट ऑडियंस, किसको आप ये आर्टिकल जनरेट कर रहे हो, किसके लिए आप आर्टिकल लिख रहे हो, ये आपको देखना है. आइडेंटिफाई द एम ऑफ राइटिंग द आर्टिकल, वेदर इट इज टू एडवाइस, टू इन्फॉर्म, humor, entertainment, compare, describe, etc. The title should be short and eye-catching. Begin with a striking opening sentence. Striking opening sentence, that means very influential. Starting should be very influential ताकि सामने वाले को लगे यार कुछ तो बात है ये पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर. The writer must have enough to say. Choose your ideas beforehand. Very good. Don't immediately start writing. Just have a mind map. Diagrammatic representation होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आप पुट फोर्थ करना चाहते हो आर्टिकल के अंदर. एक जनरल आइडिया आप आपके पेपर पे नोट डाउन कर लो और फिर एक ड्राफ्टिंग बनाओ बिफोर अ फाइनल आर्टिकल. Be true to what you write. Make assertion and go by them through the article. Assertion का मीनिंग क्या है? Assert, that is a forceful or a confident statement. Forceful or a confident statement of facts, beliefs. यानी आप आपकी चीज को इस तरीके से पुट फोर्थ करो, इस तरीके से लिखो ताकि वो लगे कि आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो और सामने वाला उसको बिलीव करे. लेकिन ये आपको देखना जरूरी है कि जो आप लिख रहे हो वो सही हो, जो आप सोचते हो वही आप लिख रहे हो. ऐसा ना हो कि आपकी सोच में और लिखने में देयर इज अ डिफरेंस.
Keep the article brief. That is very very important. It should not be very long. It should be precise. Unnecessary repetition, irrelevant information makes it boring. Precise, यहाँ पे precise, I'm relating to precise writing. Here precise का meaning क्या है कि आपका आर्टिकल unnecessary बड़ा नहीं होना चाहिए. अगर एकदम long है तो कोई भी उसको रीड नहीं करेगा, वो छोटा concise होना चाहिए. Break the articles into paragraph. It act as a breather. सामने वाले को थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाता है. अगर कंटिन्यूटी में आप आर्टिकल लिखोगे विदाउट डिवाइडिंग इन डिफरेंट पैरास, तो वहां पे सामने वाले का अटेंटिवनेस कम हो जाएगा. तो उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड करो. पे अटेंशन टू द चॉइस ऑफ वॉइस एंड टेंस एंड कंक्लूड लॉजिकली इन द लास्ट. तो व्हाट आर द स्टेप्स इन आर्टिकल राइटिंग? फर्स्ट क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस. फर्स्ट यू हैव टू सी टू इट कि आप किसके लिए लिख रहे हो. टारगेट ऑडियंस कौन है? बच्चे हैं, टीनेजर्स है, या फिर मैरिड पीपल है, या फिर सीनियर सिटीजन है? किसके लिए आप लिख रहे हो? एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड योर राइटिंग. आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ राइटिंग. आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ राइटिंग. व्हाट इज अ पर्पस? क्यों लिख रहे हो? क्या किसी को एडवाइस देना है, कि करंट सिनेरियो के बारे में आपको बताना है, कि किसी चीज का कंपैरिजन आप कर रहे हो? तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे क्या बोला है देखिए, सबसे पहले टारगेट ऑडियंस और सेकेंड वन पर्पस ऑफ राइटिंग. दे हैव गिवन वन ऑफ द एग्जांपल. If the topic for the article is careers in commerce, then the target audience will be the students of commerce. The article would be informative one, detailing the various careers that a commerce student can choose from college, university, etc. The tone must be formal and the language easy and straightforward. If the article is meant for doctors, then the technical jargon is a professional word generally what you use. वो डॉक्टर्स के लिए लिख रहे हो तो वहां पे प्रोफेशनल जार्गन्स होते हैं, प्रोफेशनल वर्ड्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ जार्गन. जनरली स्लैंग लैंग्वेज और स्पेशल वर्ड्स यूज्ड बाय सर्टेन प्रोफेशनल्स जो होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ जार्गन. रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन कैन बी यूज. थर्ड स्टेप वो क्या बोल रहा है? कलेक्ट एंड सिलेक्ट द इंफॉर्मेशन. जिस चीज के बारे में आपको लिखना है उसका इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है. Now there are n number of sources available from where you can collect the information. There can be a Google, there can be a books. N number of markets are available for collecting the information. So try to collect as much information as you can. Organize the information sequentially and logically. Once the information has been gathered and selected, you must organize it so that it follows a logical order. You can make use of mind map, flowchart to organize the content. This we have already seen under note making, non-linear note making. तो वही चीज यहाँ पे आपको यूज करना है. जैसे कि यहाँ पे बताया, देखिए कैरियर इन कॉमर्स, उसके लिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे बताया गया है. एक जनरल आइडिया पीस ऑफ पेपर पे पुट डाउन किया है और उसको फिर से आर्टिकल फॉर्म में, लॉजिकल फॉर्म में आपको पेपर पे लिखा गया है. So these are the things. Then the next topic, ये देखिए, ये माइंड मैप है, ये डीमोनेटाइजेशन के बारे में बताया गया है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड सो ऑन. तो दिस इज अ वे ऑफ putting down a rough idea on the paper as regards to preparation of article. Then write the article. After putting down the rough information on the paper, then start writing. Write a article. What they have said, once you have determined the information you are going to use and organize your ideas, write the article. The article could be formal, semi-formal, informal, depending on your intended audience. So this is how you have to write down the article. Now just we'll take some of the examples and then I am going to give you one of the topic with certain hints. You have to write down an article on that. Fine. So once एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेंगे so that it will be very easy for you to understand. Now take page number 8.7 page पे one of the article I am taking. Now what they have given,
read the following article and provide a suitable title. First we'll read the article and see to it कि अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है और इन्होंने इसका कंक्लूजन किस तरीके से ड्रॉ किया है और इसको टॉपिक किस तरीके से उन्होंने दिया है, तो वो क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल एंड प्रोवाइड अ सूटेबल टाइटल. फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो आर्टिकल किसके बारे में है, देन अपने टॉपिक के बारे में अपन सोचेंगे. क्या बोल रहा है देखिए, स्टॉक रिलेटेड टू कंजम्पशन थीम have taken a severe beating ever since the Prime Minister announced the demonetization of 500 and 1000 notes on 8 December. That means this is something about demonetization and something about share market. Stock relating to consumption, consumables जो जिसको बोलते हैं उसको अपन बोलेंगे कंजम्पशन. स्टॉक रिलेटेड टू कंजम्पशन. कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ कंज्यूमेबल्स, जो जनरली हर हाउस होल्ड में यूज होते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज अ कंजम्पशन. तो वो क्या बोल रहा है, स्टॉक रिलेटेड टू कंजम्पशन थीम हैव टेकन अ सीवियर बीटिंग, यानी देयर वाज अ हैवी बीटिंग, यानी उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ा डीमोनेटाइजेशन की वजह से. अब होता क्या है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट जनरली कौन लोग परचेस करते हैं, जनरली जिसके पास कैश लिक्विडिटी पोजीशन में हैवी होता है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हाउस होल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि टेलीविजन होता है, वॉशिंग मशीन्स होते हैं, तो ये सब चीजें लोग कैश में परचेस करते हैं रादर देन परचेजिंग थ्रू नेट बैंकिंग और चेक्स. तो 8 नवंबर डीमोनेटाइजेशन के बाद ये चीज में गिरावट आई है, परचेज में गिरावट आई है. क्यों गिरावट आई है, क्योंकि लोगों की लिक्विडिटी पोजीशन पे बहुत फर्क पड़ा. द निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स एज श्रंक, दैट इज डिक्लाइन 11.4%. द निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स, निफ्टी इज शेयर मार्केट में वन इज अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी एंड एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. वहां पे निफ्टी यानी निफ्टी के केस में वहां पे 50 कंपनीज, निफ्टी कहां से वर्ड डिराइव हुआ, फ्रॉम 50. वहां पे 50 कंपनीज लिस्ट होती है जहां पे उनके मार्केट रेट स्टैब्लिश होते हैं इंटरनेट के ऊपर. तो ये 50 कंपनीज कौन सी होती है, जो जनरली ब्लू चिप्स कंपनी और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में जनरली जो डील करता है, तो ये कंपनीज आपके निफ्टी में स्टैंड होती है. तो वो क्या बोल रहा है, द निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स हैज श्रंक, डिक्लाइन बाय 11.4%. सम स्टॉक हैज स्लिप्ड अप टू 21%. सम स्टॉक हैज स्लिप्ड अप टू 21%, यानी उनके जो स्टॉक प्राइसेस था, मार्केट में जो प्राइस लिस्ट हो रहा था, वो धड़ल्ले से नीचे आ गया बाय 21%, यानी देयर इज अ हेवी डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ दोज कंज्यूमेबल प्रोडक्ट इंडस्ट्री शेयर्स. The fear that the demonetization drive would put a leash on high. Now, what do you mean by leash? यह leash का मीनिंग है कि टाइड, जैसा कुत्ते के गले में पट्टा होता है, वैसे यू कॉल इट एज अ टाइड. आपने किसी को खींच लिया है, तो दिस हियर इट मीन्स, मराठी में यू कैन कॉल इट एज अ ताब्यात ठेवणे, यानी किसी को कंट्रोल कर लिया. जो अनलीश था यानी बेकाबू था, जो अपने चाहे वैसा परचेज करते थे. लीज यानी उनको कंट्रोल कर लिया है, टाइट कर दिया है. तो इट कैन बी कॉल्ड एज अ टाइड, और यू कैन कॉल इट एज अ कंट्रोल. लीज ऑन हाई टिकट स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर एज स्पूक सेंटिमेंट. स्पूक सेंटिमेंट्स यानी फ्राइटेंड, सेंटिमेंट्स यानी अपनी खुद की भावना, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंटिमेंट. स्पूक का मीनिंग क्या है इधर, फ्राइटेंड. सेंटिमेंट का मीनिंग क्या है, यू कैन कॉल इट एज अ एक फीलिंग्स, और यू कैन कॉल इट एज अ while the current outlook is bleak that means not clear. bleak का मीनिंग क्या है, not clear.
Analysts say this sell-off provide a good opportunity for investor to enter certain stock as the consumption story remains on a solid footing. तो हुआ क्या, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो भी कंज्यूमेबल इंडस्ट्रीज थे उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा और जो शेयर होल्ड कर रहे थे दे स्टार्टेड सेलिंग ऑफ द शेयर्स बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी अटैच टू द फ्यूचर. दे वर नॉट अवेयर कि आगे क्या आने वाला है. तो लोगों ने क्या किया, उनके पास जो शेयर्स थे जो कंज्यूमेबल इंडस्ट्रीज के उनके पास जो शेयर्स थे दे स्टार्टेड सेलिंग ऑफ दो शेयर्स. तो जैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर सेल स्टार्ट होता है, यानी when there are n number of sellers in the market, तो price of those stock comes down, price of those shares come down. तो हुआ क्या कि डीमोनेटाइजेशन के वजह से इन कंपनीज के जो शेयर्स होल्ड कर रहे थे उन लोगों ने वो जो भी इन्वेस्टर्स थे दे स्टार्टेड सेलिंग ऑफ दो शेयर्स. तो देयर वेर n number of sellers available in the market as compared to the buyers. तो सेलर्स अगर ज्यादा हो गए, इट वर्क्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई बेसिस. उनके डॉक्ट्रिन पे वो काम करता है. तो सप्लायर्स ज्यादा हो गए और बायर्स कम हो गए, तो उसके वजह से क्या हुआ कि उन शेयर्स की प्राइस हैज कम डाउन. तो वो बोल रहा है कि ऐसे समय में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली. जो न्यू इन्वेस्टर्स थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि वो कम से कम प्राइस में वो शेयर्स परचेज कर ले, क्योंकि फ्यूचर जो था वो ब्राइट था. ये टेम्पररी फेज था. ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स अगेन द कंज्यूमेबल प्रोडक्ट इंडस्ट्री विल गो अप, और जैसे ही वो अपवर्ड होगा ऑटोमेटिकली द शेयर प्राइस विल गो अप, और जिसने कम प्राइस में परचेज किया था उनको आगे चल के अच्छा प्राइस मिलने वाला था एंड दे वर सपोज टू मेक अ गुड प्रॉफिट. द सेल ऑफ कंज्यूमर, आगे क्या बोल रहा है, the sale off in the consumer basket is backed by reason. Consumer sentiment soared. The sale off in the consumer basket, the sale off क्यों होने लगा, ज्यादा से ज्यादा लोग बेचने क्यों आ गए, तो उसके लिए एक रीजन था. Consumer sentiment soared after the government sucked out liquidity from the system by removing 500 and 1000 note from the circulation. क्यों ऐसा हुआ, लोगों को घबराहट क्यों होने लगी, क्योंकि जैसी डीमोनेटाइजेशन आया लोगों की लिक्विडिटी पोजीशन पे फर्क पड़ गया. किस तरीके से फर्क पड़ा, जिनके पास पुराने 500 और 1000 रुपीस के नोट्स थे वो मार्केट में चलने वाले नहीं थे. तो उन्होंने क्या किया, वो 500 और 1000 नोट्स को, या तो उनके वो नोट्स कुछ भी काम के नहीं रहे, या तो दे स्टार्टेड डिपॉजिटिंग इन द बैंक. यानी कुछ लोग इसमें कामयाब हुए और कुछ लोग उसमें कामयाब नहीं हुए. तो जो कामयाब नहीं हुए उनके वो पैसे वेस्ट हो गए और उनकी लिक्विडिटी पोजीशन खराब हो गई. और जो लोग कामयाब हुए उनके पैसे उनके हाथ में नहीं रहे, मगर वो पैसे कहाँ चले गए, बैंक के अंदर चले गए. इट गॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक. अब होता क्या है कि व्हेन पीपल हैव कैश इन हैंड, व्हेनेवर यू गो टू अ डी-मार्ट और एनी मॉल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, you go to a mall for purchasing certain goods. For example, I went to a mall for purchasing a Colgate toothpaste. तो मैं एक चीज नहीं लूंगा. अगर मेरे पॉकेट के अंदर इनफ कैश अवेलेबल है तो मैं लेने जाऊंगा एक चीज, लेकिन लेके आऊंगा 10 चीज. तो what I do is I spend much and much amount when I have a heavy liquid in my pocket. लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि अगर मेरे जेब में पैसा है तो पुराने 500 और 1000 के नोट से जो कुछ काम के नहीं है, और अगर मैं उसको बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं तो फिर से मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने वो पैसा ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट कर दिया है. अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिमूविंग दैट मनी एंड स्पेंडिंग इन द मार्केट, बिकॉज नाउ मुझे अनसर्टेनिटी सराउंड कर गई है. मेरे आजू बाजू में अनसर्टेनिटी के आगे और कोई गवर्नमेंट्स के अगर कोई स्कीम्स आएंगे और कुछ ऐसी पर्टिकुलर पॉलिसीज आई तो वो पैसा भी मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो मैंने सेफर साइड उसको बैंक में रख दिया. तो इससे हुआ क्या कि लोगों के सेंटिमेंट्स पे बहुत फर्क पड़ा और उन्होंने जो उनकी जो चीजें जरूरी नहीं थी जो पहले वो परचेस कर लेते थे, अब जाके वो सोच समझ के परचेस करने लगे. आगे क्या बोल रहा है, पीपल फेस एन अपहिल टास्क, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क मैनेजिंग द लिक्विडिटी पोजीशन with the limited stock of lower demonetization note in circulation and difficulty in transacting with new rupees 2000 notes. या तो उनके जेब में पैसा नहीं है,
या है तो वो पुराने 500,000 के नोट से, या तो फिर अगर वो दे गॉट सक्सीड एक्सचेंजिंग दो नोट विद अ न्यू वन, तो उनके पास पुराने 500 के 1000 के बदले में दे हैव न्यू 2000 नोट्स जो इजीली मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं कर सकते, क्योंकि 2000 का नोट बहुत बड़ा होता है। और अगर मैं कॉलगेट टूथपेस्ट जिसका वैल्यू 52 रुपीज है फॉर एग्जांपल, वहां पे जाता हूँ और अगर मैं परचेस करता हूँ कॉलगेट टूथपेस्ट और उसको 2000 की नोट देता हूँ, तो कोई भी नहीं लेगा, वो बोलेगा चेंज करवा के लाओ, और उस पोजीशन पे आपको चेंज करवाना बहुत डिफिकल्ट था। For most, the focus in the new future will be on preserving cash. यानी मैंने क्या बोला, जो लोग सक्सीड हो गए बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, या फिर जो लोगों ने कैश को एक्सचेंज करवा लिया, उन्होंने उनकी स्पेंडिंग्स कम कर दी। क्यों कम कर दी? बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड प्लान डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग? स्पेंडिंग ऑन नॉन एसेंशियल गुड्स। स्पेंडिंग ऑन नॉन एसेंशियल गुड्स इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। मैंने आपको बताया कि आप मॉल में एक चीज लेने जाते हो, 10 चीज लेके आते हो, जो नॉन एसेंशियल रहती है वो भी आप लेके आते हो, लेकिन डीमोनेटाइजेशन की वजह से पीपल बिकेम वेरी कॉशियस। उन्हें जो चाहिए था सिर्फ वही वो लोग परचेस करने लगे। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, नॉन एसेंशियल गुड्स की स्पेंडिंग वो अवॉइड करने लगे। नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग विल बी पुट ऑन द बैक बर्नर, यानी उनको फ्यूचर के लिए कि आज मुझे जरूरत नहीं है तो मैं आज नहीं लेता हूं, बाद में देखूंगा जब जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें उनका पैसा वेस्ट नहीं करना था। इन नियर टर्म डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड सेक्टर्स रिलायंट ऑन द कैश इकोनॉमी विल बी अफेक्टेड। द रूरल सेगमेंट वेयर मोस्ट ट्रांजेक्शन आर इन कैश विल टेक द बिगेस्ट हिट। रूरल सेगमेंट जहां पे जनरली कैश, फार्मर्स, वहां पे दे डोंट हैव चेक बुक, they don't have cards, बराबर, they generally they deal in cash, तो वो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। This will dent यानी dent का मीनिंग क्या है? प्रेशर, या फिर उसको बेंड कर देगा। प्रेशर, लार्ज टिकट सेल ऑफ टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स। जनरली ये सब चीजें दे आर कॉल्ड एज अ नेसेसिटीज, जैसे कि लार्ज टिकट सेल्स ऑफ टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल, ये सब चीजें जनरली आप कैश में परचेज करते हो। यू डोंट जनरली परचेज ऑल दिस आर्टिकल थ्रू नेट बैंकिंग और चेक्स। टीवी लेने जाते हो तो यू पे कैश। तो ये सब चीजों पे अफेक्ट पड़ा, और यहाँ पे उनका क्या हुआ, ये सब चीजों का सेल डाउन हो गया, और डाउन होने की वजह से इनके स्टॉक प्राइसेस पे फर्क पड़ा और उनका शेयर प्राइस हैज कम डाउन। रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट कैन सी अ सिग्निफिकेंट कट इन डिस्क्रिशनरी स्पेंड। तो रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट में ये चीजें मालूम पड़ी कि लोग नेसेसिटीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर देन नॉन। अगर उनको लग रहा है कि आज ये जरूरी नहीं है, अपन देखेंगे फ्यूचर में अगर एकदम एक्सट्रीम जरूरत पड़ती है तो विल परचेज, तो दे हैव पोस्टपोन देयर परचेजिंग पावर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरे आर्टिकल किस चीज के बारे में है? ये पूरा आर्टिकल जो है वो डीमोनेटाइजेशन के बारे में बताया गया है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से किस तरीके से आपके कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स पे फर्क पड़ा। तो अब उन्होंने यहाँ पे बोला है कि इसको एक सूटेबल टाइटल दो। तो यहाँ पे व्हाट इज द टाइटल दे हैव गिवन? You can see consumption stock offers goods buying opportunity post demonetization. After demonetization, consumable industries के जो शेयर्स थे उनको परचेज करने की आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके प्राइसेस हैज कम डाउन। तो दिस इज अ टॉपिक दे हैव गिवन। You can also give a topic as regards to post demonetization effect to this particular article. तो एज डिपेंडिंग अपॉन के आपका थिंकिंग कैसा है, आप किस तरीके का कंक्लूजन आर्टिकल से निकालते हो, वो टॉपिक आप दे सकते हो। अब यहां पे दे हैव गिवन, सी व्हाट दे हैव गिवन। एक और आर्टिकल, एक और एग्जांपल लेते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव गिवन। राइट आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 500 वर्ड्स।
वर्डिंग शुड बी लिमिटेड, अनलिमिटेड वर्ड्स नहीं होना चाहिए, शॉर्टन होना चाहिए। क्या बोल रहा है, देखिए 4 टॉपिक उन्होंने दिया है। कार्ड पेमेंट ऑन अ हाई आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, मुंबई नो लॉन्गर इंडिया इकोनॉमिक कैपिटल, unemployment an obstacle in the country's economic growth, and fishing. Now these are the 4 different topics. Now just we'll go through this and we'll try to understand. एक आध टॉपिक इसमें से अपन लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसको अपने को अटेंड करना है। फाइन। Now, card payment on a high after demonetization. These are the topic. In the examination also, they will give you one of the topic and they will ask you to write down the article. So, सबसे पहले, what are the steps in article writing? We have already seen. What are the steps? Steps कौन-कौन से हैं? What are the steps? First one is target audience. Second, what is the purpose of writing? Third, collect information. Collect information. Fourth one is organize above information sequentially. And then start the main part, that is write an article. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी आपको टॉपिक किया हुआ है, कार्ड पेमेंट ऑन हाई आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। क्या हुआ है, ये टॉपिक क्या दिया हुआ है, देखिए कार्ड पेमेंट ऑन हाई आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। तो आपको ये टॉपिक दिया हुआ है, अब इसको आपको प्लान करना है। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ, डीमोनेटाइजेशन के वजह से इफेक्ट क्या है, किस तरीके से लिक्विडिटी का क्रंच हो गया, मैक्सिमम अमाउंट गॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। उसके बाद व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का, डीमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही था कि सभी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होना चाहिए, सो दैट गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन सभी ट्रांजैक्शन का इजी ट्रेल रहे। कैश इकोनॉमी में क्या होता है कि व्हेन यू परचेज एंड सेल इन कैश, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द डिपार्टमेंट टू स्क्रूटिनाइज दोज ट्रांजैक्शन, बिकॉज देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आप कैश में पे करो, सामने वाला आपसे कैश ले, आप कैश में खर्चा कर रहे हैं, सामने वाला आपसे कैश ले, वो बुक्स में ना बताए। लेकिन अगर सभी ट्रांजैक्शन थ्रू कार्ड पेमेंट होते तो वो सभी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू इवेट दो ट्रांजैक्शन। गवर्नमेंट के पास इजी ट्रेल आ जाता है। गवर्नमेंट अगर बैंक के स्टेटमेंट मंगाएगा या फिर बैंक को समझ देगा एंड दे विल आस्क यू टू प्रोड्यूस द स्टेटमेंट ऑफ वन ऑफ द कस्टमर, तो इट इज वेरी इजी फॉर द डिपार्टमेंट टू एनालाइज के इसने थ्रू कार्ड या फिर थ्रू नेट बैंकिंग कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वहां पे वो टैक्स अवॉइड कर सके। तो दीज आर द नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन कवर अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फाइन, तो जस्ट विल सी टू इट व्हाट दे हैव डन। नाउ सी, कार्ड पेमेंट ऑन हाई आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। कार्ड पेमेंट ऑन हाई, दैट मीन्स यूज ऑफ कार्ड पेमेंट गॉट इंक्रीज, ऑब्वियसली, क्योंकि कैश है ही नहीं, खर्चा तो करना है ना, तो कहां से खर्चा करेंगे? बैंक में पैसा है तो यू विल आइदर कैरी आउट अ नेट बैंकिंग और अ कार्ड परचेज, कार्ड पेमेंट परचेज। ऑन नवंबर, नाउ दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, दीज आर सम ऑफ द रफ आइडिया उन्होंने दिया और इसके बेसिस पे आपको आर्टिकल तैयार करना है। ऑन 8 November 16, government announced this continuation of 500 and 1000 note. The move forced people to use options such as internet banking, mobile banking, credit, debit cards, mobile wallets, and other prepaid payment instruments. Digital transaction has grown by 400 to 1000%. 400 से 2.5 गुना बढ़ गया। This figure does not include transaction done through Master and Visa card,
इसमें ये मास्टर एंड वीजा कार्ड के ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं है। अगर ये ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड कर दे तो हो सकता है वो 1500% हो जाए। People to be educated about digital payment through website and television, increased transaction on e-wallets, volume of transaction using RuPay card has increased from 3.85 lakh per day to 16 lakh, 4 times. These digital transaction will ensure money comes into the system. All transaction money will be accountable. They will generate tax, thus developing the country's economy. The government will develop better welfare plan when money will be deposited in bank. So these were the objective of demonetization. कितना सक्सीड हुआ है ये तो पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही था कि उन्होंने नोट्स क्यों एबॉलिश कर दी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू टेररिस्ट जो है, जो जनरली कैश में डील करते हैं, उनका कैश यूजलेस हो जाए, कैश अवेलेबल ना हो। दूसरा, जो ब्लैक इकोनॉमी जनरली बोलते हैं कि इंडिया रन्स पैरेलल इकोनॉमी, एक नंबर में और एक 2 नंबर में। तो यहाँ पे जो ब्लैक का इकोनॉमी है उसको टोटली डिस्ट्रॉय करने के लिए डिमोनेटाइजेशन लाया गया था, ताकि सभी ट्रांजैक्शन बैंक चैनल के थ्रू हो और गवर्नमेंट को पता चले कि टैक्स का अवॉइडेंस कितना हो रहा था। तो दिस वाज अंडर द फर्स्ट टॉपिक। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या दिया हुआ है देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है मुंबई नो लॉन्गर इंडियाज इकोनॉमिक कैपिटल। मुंबई इज अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो वो बोल रहा है इज नो लॉन्गर अ इकोनॉमिक कैपिटल। तो अगर मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल नहीं है तो फिर ये शिफ्टिंग कहाँ पे हो रहा है, कौन सा दूसरा कैपिटल जो है वो अब इकोनॉमिक कैपिटल अपने कंट्री का बन रहा है। तो इस पे आपको इंफॉर्मेशन जनरेट करना पड़ेगी, यू विल हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इफ सच काइंड ऑफ अ टॉपिक इज आस्क्ड एंड यू आर नॉट अवेयर विद इट, ट्राई टू यूज योर लॉजिक कि अगर मुंबई नहीं है तो फिर कौन सा कैपिटल हो सकता है जो इकोनॉमिक कैपिटल इंडिया के बनने के लायक हो, जहाँ पे सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, सभी पॉलिटिशियन का हब हो। तो ये कौन सा हो सकता है? इट इज दिल्ली। तो व्हाट दे हैव गिवन, Mumbai no longer India's economic capital. Mumbai preserved the charm of an open, dynamic urban space owing to preferential decision making on investment. Delhi appears to have been surging ahead of Mumbai. Surging ahead यानी उसके आगे निकल रहा है। Mumbai has ceded its position as an economic capital of India to Delhi. सीडेड इट्स पोजीशन यानी अपनी पोजीशन वो किसको दे रहा है? दिल्ली को दे रहा है, बराबर। सीडेड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? सरेंडर्ड, यू कैन कॉल इट एज। The Oxford Economic Forecast for 2030 shows that Delhi is predicted to be at the 11th spot and Mumbai will be 14, यानी दिल्ली आगे आ जाएगा और मुंबई पीछे चला जाएगा। अप टू 2030 दिल्ली हैज आउटपेस्ड मुंबई पोस्ट लिबरलाइजेशन इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी जब लिबरलाइजेशन आया, इकोनॉमी ओपन हो गया, कोई भी इंडिया में आके माल बेच सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लिबरलाइजेशन। उसके बाद दिल्ली का काफी प्रोग्रेस हुआ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। Since Delhi is the capital, businesses wants to be closer to it for clearances. The availability of infrastructure facility affect the cost, thus attracting the business. High cost of land, labor in Mumbai is unfavorable to business and does not offer suitable inducement to attract investment, domestic and foreign. यहाँ पे मुंबई के क्या क्या डिमेरिट्स हुए जिसके वजह से ये इकोनॉमिक कैपिटल दिल्ली बन गया। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना खास नहीं है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस अगर आप मुंबई में लेना जाते हो एज कंपेयर टू दिल्ली, इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी कॉस्टली, लेबर इज वेरी कॉस्टली। तो इन ऑर्डर विद दिस द इकोनॉमिक कैपिटल हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ऐसे आपको टॉपिक दिए जाएंगे और उसके बेस पे आपको एक आर्टिकल लिखना है। नाउ दीज आर सम ऑफ द अदर टॉपिक्स दे हैव गिवन फॉर
practice purpose, just go through that. What is the topic? Unemployment and obstacle in country's economic growth. That is all about unemployment. Unemployment क्यों बढ़ रहा है country के अंदर? On account of increase of population. There is a population explosion. Then there is a phishing. Phishing is nothing but a crime. What is a? It is a cyber crime. That is phishing meaning क्या है कि आपके क्रेडिट कार्ड्स के पासवर्ड चोरी करना और उसको मिसयूज करना, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फिशिंग। तो उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल दिया है, तो आपको ये जस्ट गो थ्रू दैट। एक आर्टिकल मैं भी आपको दे रहा हूँ और उसके हिंट्स भी दे रहा हूँ। आपको एक आर्टिकल ड्राफ्ट करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। नाउ राइट डाउन। एक हॉट टॉपिक जो अभी चल रहा है उसके बारे में मैं आपको आर्टिकल दे रहा हूँ। व्हाट दे हैव गिवन टॉपिक, how the TRP system work, जो चल रहा है ना अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी, उससे रिलेटेड मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ। आपको ये एनालाइज करना है, आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है और इस टॉपिक के बारे में एक आर्टिकल लिखना है। हिंट दे रहा हूँ मेरे को। What is TRP? TRP क्या है? I hope you are aware with what is a TRP. Television rating को you call it as a TRP. How is TRP calculated? How can TRP data be rigged? रिग का मीनिंग क्या है कि किस तरीके से उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये आपके पास टॉपिक है। इस टॉपिक पे मैंने हिंट्स दिए, आपको सर्च करना है इंफॉर्मेशन और 500 वर्ड्स का आपको एक आर्टिकल लिखना है। क्लियर विद दिस? तो ट्राई, यू कैन यूज एनी इंफॉर्मेशन सेक्टर, गूगल आप ले सकते हो, मैगजीन्स आप ले सकते हो। इस इंफॉर्मेशन को गैदर करिए और इस पे आपको एक आर्टिकल लिखना है। आई होप टुडेज लेक्चर वाज इंटरेस्टिंग एंड यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी आती है, प्लीज बी फ्री टू आस्क मी ऑल दोज डाउट्स।